16 जुलाई 1945 ये वो दिन था जब इंसानियत को तबाह करने वाले हथियार एटॉमिक बॉम्ब को पहली बार टेस्ट किया जा रहा था। ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा वेपन मैदान में उतर चुका था जो कि दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस एटॉमिक बॉम्ब को बनाने वाले जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे और इनको ज़र्रा बराबर भी इल्म नहीं था कि इनका बनाया हुआ हथियार वाकई में इतना ज़्यादा खौफनाक भी हो सकता है। जब उन्होंने इसकी तबाही अपनी आंखों से देखी तो उन्होंने ये हिस्टोरिकल वर्ड्स कहे, Now I am become death, the destroyer of worlds. इसी एटॉमिक बॉम्ब ने ओपेनहाइमर को तबाही के दहाने पर क्यों और कैसे ला खड़ा किया। जिस शख्स की मेहनत की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वार 2 जीता था, उसी को अमेरिका ने पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा आखिर क्यों किया था। ओपेनहाइमर को हिस्ट्री में हमेशा फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के तौर पे याद रखा जाएगा। 1904 में पैदा हुए और सिर्फ 18 ईयर की एज में केमिस्ट बनने का ख्वाब इनको हार्वर्ड ले गया। हार्वर्ड से फारिग होने के बाद थियोरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च के लिए जर्मनी की गोटिंगटन यूनिवर्सिटी में चले गए और सिर्फ 23 साल की एज में ये पीएचडी कंप्लीट कर चुके थे। वो वापस यूएसए आए और दोबारा अपनी रिसर्च में लग गए, यहाँ तक कि उनका एटॉमिक बॉम्ब से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन फिर यूरोप में हिटलर का राज शुरू हुआ और इसने चंद जर्मन साइंटिस्ट को दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बनाने का टास्क दिया। आइंस्टाइन ने हिटलर का ये खतरा भांप लिया और अमेरिकन प्रेसिडेंट रोज़वेल्ट को एक लेटर लिखकर कहा कि हमें भी इस तरह का वेपन तैयार करना चाहिए, वरना कल को हिटलर हम पर हावी हो सकता है। आइंस्टाइन का लेटर पढ़कर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फौरन एक्शन लिया और यूएस मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि एटॉमिक बॉम्ब पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाए। इस मशहूर ज़माना प्रोजेक्ट को आज दुनिया मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानती है। प्रोजेक्ट मैनहट्टन की सरबराही ओपेनहाइमर के सुपुर्द कर दी गई। इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए न्यू मैक्सिको में एक पूरा शहर बनाया गया जिसको लॉस एलिमोस कहा जाता है। यूएस गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पे बेतहाशा पैसा बहाना शुरू कर दिया। 1945 में इस प्रोजेक्ट पे टोटल 2 अरब यूएस डॉलर्स का खर्चा किया गया था। अमेरिकन हिस्ट्री में ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा सीक्रेट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन इस राज को संभालना यूएस मिलिट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। लॉस एलिमोस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे टोटल 1,30,000 वर्कर्स काम करते थे। इन लोगों को बड़ी जांच पड़ताल के बाद चुना गया था ताकि प्रोजेक्ट के हवाले से कोई भी खबर बाहर की दुनिया को मालूम ना पड़ सके। ओपेनहाइमर प्रोजेक्ट मैनहट्टन से पहले ही न्यूक्लियर फिशन पर रिसर्च कर चुके थे। ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एटम्स को स्प्लिट करके लिमिट से ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सकती है। नेचर में पाया जाने वाला सबसे हैवी एलिमेंट यूरेनियम होता है। यूरेनियम का टोटल एटॉमिक मास 238 होता है। यूरेनियम 238 को एक खास प्रोसेस से गुजारा जाए तो इसमें से यूरेनियम 235 निकलता है और ये इंतहाई अनस्टेबल एलिमेंट है। यानी अगर एक न्यूट्रॉन को इस नए यूरेनियम 235 के साथ कोलाइड करवाया जाए तो यूरेनियम स्प्लिट हो जाता है और नाकाबिले यकीन क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्प्लिट होते ही नए न्यूट्रॉन्स निकलते हैं जो दूसरे यूरेनियम 235 एटम से मिलते हैं और ये रिएक्शन बार बार रिपीट होता है। ये सारा चेन रिएक्शन सिर्फ चंद माइक्रो सेकंड्स के अंदर अंदर पूरा हो जाता है और सारे रिएक्शंस का निचोड़ हमें एक ज़ोरदार धमाके और एनर्जी रिलीज की सूरत में देखने को मिलता है। आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि 1 kg एटॉमिक बॉम्ब 3,500 kg TNT बॉम्ब के बराबर है। यानी लिटिल बॉय बॉम्ब जिसने पूरे नागासाकी की धज्जियां बिखेर दी थी, इतनी ही तबाही TNT बॉम्ब से करवानी पड़ती तो अमेरिका को 15 मिलियन kg वजनी TNT बॉम्ब गिराना पड़ता। रिसर्चर्स ने यूरेनियम की टक्कर का एक नया एलिमेंट बनाया जो नेचुरल भी नहीं था और जो यूरेनियम 235 से भी ज़्यादा अनस्टेबल था। ये एलिमेंट था प्लूटोनियम 239। अमेरिका को प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूरे करने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। आखिरकार 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। जब इसको डेटोनेट किया गया तो इसकी इंटेंसिटी देखकर पूरी दुनिया खौफजदा हो गई। ओपेनहाइमर समेत दूसरे साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे वो खुद भी इस हथियार से खौफजदा हो गए। ह्यूमन सिविलाइजेशन को खतरे में डालने वाला ये पहला हथियार था जो अब इंसानों के हाथ लग चुका था। इसके इंसानियत पर क्या असरात बर्पा हो सकते हैं ये जाने बगैर अगले ही महीने अमेरिका ने इसको जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे इस्तेमाल कर डाला। इन दोनों हमलों में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए
और यहीं पर हुआ वर्ल्ड वार 2 का दी एंड। ओपेनहाइमर ने शुरुआत में बहुत अफसोस का इजहार किया क्योंकि इनकी इस क्रिएशन की वजह से लाखों इंसानों की जान जा चुकी थी। इस वाक़या के बाद उन्होंने खुद को दुनिया से अलग करना शुरू कर दिया। अमेरिका की मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने ओपेनहाइमर पर नज़र रखना शुरू कर दी। 1949 में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन ने अचानक एटॉमिक बॉम्ब के धमाके दुनिया को सुना दिए। टेक्नोलॉजी लीक हो चुकी थी, लेकिन हुई कहाँ से, इसका अंदाज़ा अमेरिका को भी नहीं था। सबका शक ओपेनहाइमर पर गया क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर थी और इनकी वाइफ भी पहले कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रह चुकी थी। खुद ओपेनहाइमर को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें ओपेनहाइमर पर सोवियत का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया गया। वो अपने बयान पर डटे रहे कि इनका कम्युनिस्ट और सोवियत के साथ कोई लिंक नहीं है। किसी के पास कोई सबूत भी नहीं था, लेकिन फिर भी फैसला उनके अगेंस्ट ही आया। अगले कई साल ओपेनहाइमर खामोशी से ज़िंदगी गुजारते रहे और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से दूर ही रहे। फिर करीब 7 सालों के बाद 1961 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिकन प्रेसिडेंट बने। जॉन एफ कैनेडी जानते थे कि वो बेकसूर हैं, इसी वजह से उन्होंने ओपेनहाइमर को अमेरिका का सबसे बड़ा साइंटिफिक अवार्ड्स भी दिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओपेनहाइमर को कैंसर डायग्नोज हुआ और 1967 में वो चल बसे। इनकी एशेज़ यूएस वर्जिन आइलैंड्स के एक बीच पर बहा दी गईं, जो आज ओपेनहाइमर बीच के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।